ओवर कॉन्फिडेंस में बिलीव मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस आपको किल कर सकता है। दिमाग से, ठंडे दिमाग से एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को। एंड आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, देखो नीट ऐसा एक एग्जाम है जहां पर ड्रॉपर भी टॉपर बन सकता है, टॉपर भी ड्रॉपर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। Hi guys, this is Shomojit Monik and welcome to another new video from my channel Biomed with Monik। So guys, आपसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आज का डेट क्या है? नीट कब होगा? नीट होगा हमारा 12 सितंबर। तो कितने दिन बचे हुए हैं? ओनली 40 डेज के आसपास। तो लास्ट 40 डेज में हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपको मैं दो चीज रिक्वेस्ट करूंगा और दो चीज ऑर्डर कर रहा हूं, कह सकते हो। अगर आप लोग अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो लेकिन आपका प्रिपरेशन उतना हाई फाई नहीं है, तो पहले जो चीज मैं सजेस्ट करूंगा, ये वीडियोस को देख लो। वॉच टाइम बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इन वीडियो को मैंने बनाया है आपके लिए ही। यहाँ पर इंटायरली डिटेल्स में मैंने बता दिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो को देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। व्हाट इज द मेन टॉपिक कि लास्ट 40 डेज में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 40 डेज में हमारा 5 टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट वन, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना होगा। सेकंड टारगेट, लो मार्क्स जो मॉक टेस्ट में आ रहा है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। थर्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करना होगा। फोर्थ, 2010 टू 2020 में प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए थे उनको प्रैक्टिस करना होगा डबल बार करके। फिफ्थ, अपना टारगेट फिक्स करना होगा। ठीक है, तो ये सब बता के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटेजी नंबर वन होगा, आप लोगों को इस एंटायर मंथ में 30 एग्जाम्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आप लोग देख रहे हो, आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टाइम पे कह रहे हैं कि एग्जाम्स दो। मैं भी कह रहा हूँ एग्जाम्स देने के लिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक चीज, आप लोगों को 2 दिन के इंटरवल में एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, 2 डेज के इंटरवल में 1 एग्जाम आपको देना होगा। इसका रीजन क्या है? आप कहोगे भैया हर एक लोग कह रहे हैं कि हर दिन एक एक करके एग्जाम दो, लेकिन ये आप क्यों कह रहे हैं? इसका एक ही रीजन है। फर्स्ट दिन आप लोगों एक चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के बाद सेकंड दिन आपको एंटायर सिलेबस को एग्जाम देना होगा। इसका मेन रीजन क्या है? एंटायर सिलेबस हम लोग एग्जाम क्यों देने जा रहे हैं? ठीक है, एंटायर सिलेबस एग्जाम हम लोग इसलिए देने जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूं आपने पढ़ा आज बायोटेक, ठीक है, बायोटेक आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप लोग फुल सिलेबस एग्जाम दोगे, ठीक है, फुल सिलेबस एग्जाम दोगे, आप लोगों का तो बायोटेक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट, 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बायोटेक से आएगा, हर ईयर का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है वहां से भी तो क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चंस तो वहां से आएंगे। तो वो क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग खुद का रिटेंशन कैपेसिटी अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ, ये रिटेंशन कैपेसिटी मेरा है, ये नॉलेज मेरे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को फुल टेस्ट देना पड़ेगा 2 दिन के इंटरवल में, 2 दिन के अंदर एक टेस्ट। मतलब लास्ट 40 डेज में आपको लगभग 20 टेस्ट देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन के इंटरवल में एक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो आपको करना होगा, एग्जाम तो आपने दे दिया, मॉक भी आपने दे दिया, मॉक टेस्ट कहो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कहो, आपने दे दिया एंटायरली। ठीक है, 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, यहां पर इसको जो रीचेक करना होता है ना, वो नहीं करते हो। ठीक है, आपको रीचेक करना पड़ेगा। रीचेक कैसे करना पड़ेगा? आप लोग जो समझ रहे हो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मैं समझ रहा हूं फिजिक्स में आप लोगों का एसी करंट वीक है, एसी करंट के ऊपर आपको वर्कआउट करना होगा। जैसे मैं समझा रहा हूं आप लोगों को एसी का कोई एक फॉर्मूला से मैं समझ रहा हूं, फिजिक्स में आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना होगा उस पर्टिकुलर दिन में, ताकि जो डाउट है अपना वो डाउट अपन का सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको करना होगा कि रीचेक करना होगा। आप लोग ये भी कर सकते हो क्या, आप लोग खुद ब खुद एग्जाम दे रहे हो ओएमआर शीट के ऊपर, ओएमआर शीट के एग्जाम देने के बाद आप लोग मम्मी को दे रहे हो चेक करने के लिए, पापा का दे रहे हो चेक करने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको करना होगा। ये सेकंड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी, आपको एक रेगुलर इंटरवल में रिवीजन करना होगा एक एक चीज को। कैसे आप लोग मेमोराइज कर सकते हो? ठीक है, 3 नंबर जो स्ट्रेटेजी है, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कैसे आप लोग रिवीजन कर सकते हो? मैं सोच रहा हूं आप लोग ये ग्राफ मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये डे 1, ये डे 4, ये डे 6 एंड ये डे 8। आपका कोई एक टॉपिक, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है, आप लोग याद ही नहीं कर पाते हो कि यहां पर क्या था, वहां पर क्या था। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूं आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो एसी करंट डे 1 में। ठीक है,
तो डे 1 में पढ़ने के बाद डे 8 तक जब आप लोग जाओगे इस तरह का कर्व ये हो जाएगा, मतलब ये आपका रिटेंशन कैपेसिटी का कर्व हो रहा है। लेकिन आप लोग वो डे 1 में पढ़ने के बाद डे 2 में नहीं, डे 3 में, ठीक है, रिवाइज कर रहे हो, आपका जो रिटेंशन कैपेसिटी का कर्व होगा वो इस तरह से हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका रिटेंशन कैपेसिटी चला आएगा, ठीक है, रिटेंशन कैपेसिटी। एंड यहां पर पहले दिन, एक दिन के रिविजन के बाद आपका रिटेंशन कैपेसिटी ये होता है, ठीक है। आप लोग 3 नंबर दिन में पढ़ने के बाद, ठीक है, आप लोग फिर से वो पढ़ रहे हो 5 नंबर दिन में, मतलब यहां पर जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका रिटेंशन कैपेसिटी यहां पर चला आएगा। मतलब कोई एक फॉर्मूला, एनी फिजिक्स का फॉर्मूला हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, कोई चैप्टर का कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसलिए क्या होगा, डे 8 तक जाने तक आपका जो रिटेंशन कैपेसिटी वो बहुत लो हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर 2-3 दिन के बाद बात करके इस तरह से पढ़ते जाओ तो आपका रिटेंशन कैपेसिटी का जो कर्व होगा वो कुछ ये पैटर्न फॉलो करेगा एंड एट लास्ट तक आप लोग इस तरह का एक कर्व में पहुंच जाओगे जहां पर आप लोगों का रिटेंशन कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगा कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो जो ये ग्राफ में दिखा रहा हूं इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, आप लोग पहले दिन एक चैप्टर को पढ़ो 1 घंटा 2 घंटा देकर, सेकेंड दिन नहीं पढ़ना, थर्ड दिन उस 2 घंटा का चैप्टर को आप लोगों को 1 घंटा के अंदर पढ़ना होगा। जैसे मैंने क्वांटम मेथड ऑफ स्टडी टेक्निक में बताया था, यहां पर देख सकते हो क्वांटम मेथड ऑफ स्टडी टेक्निक क्या है। एंड उस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे आप लोगों को शॉर्ट में नोट बनाना पड़ेगा, जितना शॉर्ट हो सके, ताकि उसको रिवाइज कर सको एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन। नीचे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एलन का हैंडबुक दिया गया है, वो आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर रिविजन आपको रेगुलरली करना होगा, ये थर्ड पॉइंट था, थर्ड स्ट्रेटेजी था जो आपको जानना जरूरी था। तो यहां पर आपको जनरली 3 तरह का स्टूडेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनका स्कोर अभी इस टाइम पे 400 से नीचे आ रहा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, अगर आपका एससी कैटेगरी है तो 500 to 520 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। अगर आपका स्कोर 400 to 500 के आसपास आ रहा है एंड अगर आपका स्कोर 500 के अबव आ रहा है, तो पहले मैं बताता हूं 500 के अबव जिनका आ रहा है तो दे आर प्रीटी गुड, क्योंकि उनका प्रिपरेशन 90% से अबव है, ठीक है। आपका प्रिपरेशन 90% से अबव है, आपको सिर्फ इस टाइम पे और जो स्कोर आप लोग इंक्रीज कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके, ठीक है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके, ठीक है। ये पॉइंट आपको, आपका लगभग सब कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर मैं कल ही एग्जाम ले लूं आपका, ठीक है। ये आपका प्रिपरेशन का लेवल है। अगर आपका स्कोर 400 to 500 के अंदर आ रहा है तो आप लोगों का जो डेफिशिएंसी है दैट इज द प्रैक्टिस डेफिशिएंसी। प्रैक्टिस डेफिशिएंसी के लिए आप लोगों को क्या कर रहे हो, आप लोगों को जो हो रहा है वो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर घबरा जा सकते हो एंड आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो भी है इस टाइम पे, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है वो लो भी है इस टाइम पे, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली लो है एंड कॉन्फिडेंस भी लो है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा एंड आपको इस तरह से कॉन्फिडेंस गेन करना होगा। ये लोग मेन प्रॉब्लमेटिक रीजन है क्योंकि इनका जो इंक्रीमेंट होता है वो 550 570 के आसपास चला जाता है, कट ऑफ के सामने जाता है, लेकिन कट ऑफ को इंक्रीमेंट नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम होता है इस ग्रुप में। इसके बाद लास्ट ग्रुप में आते हैं जिनका स्कोर 400 से नीचे है। तो गाइस यू आर इन रेड जोन, क्योंकि 400 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा एंड उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोग पर्टिकुलरली मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियोस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियोस है उनको देख लो, क्योंकि आपका जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस पे आपको फोकस करना होगा इस टाइम पे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ऊपर फोकस करना होगा ताकि इन लोगों का स्कोर 200 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ सके, ठीक है। ये बहुत ही रेड जोन में है आप लोग, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड आपको रेगुलर फोकस में प्रिपेयर करना पड़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। इन 3 ग्रुप को लेकर मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपका लो मार्क्स आप लोग इंक्रीज एक तरह ही कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस करो। जैसे मैं बताता हूं केमिस्ट्री में आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस करो, इनऑर्गेनिक के ऊपर फोकस करो जहां से स्कोरिंग आप लोग कर सकते हो आसानी से। फिजिकल के ऊपर फोकस करो जहां से आप लोग 2-3 मैथमेटिक्स करने के बाद ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन के ऊपर आप लोग फोकस करो, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर फोकस करो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये 3 ग्रुप का स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो लोगों का स्कोर 400 to 500 के अंदर है, उन लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही हार्डकोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का स्कोर इंक्रीज हो सके। जो लोगों का स्कोर 500 के ऊपर है, गाइस आपको सजेशन देना चाहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में बिलीव मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस आपको किल कर सकता है।
दिमाग से, ठंडे दिमाग से एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को। एंड आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, देखो नीट ऐसा एक एग्जाम है जहां पर ड्रॉपर भी टॉपर बन सकता है, टॉपर भी ड्रॉपर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मॉक टेस्ट में 560 600 स्कोर कर देते हैं, लेकिन नीट में आते आते 400 450 स्कोर करते हैं एंड उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सो गाइस माइंड इट, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी के ऊपर पर्टिकुलर फोकस करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आप लोग की नोट्स के ऊपर फोकस करोगे, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के ऊपर फोकस करोगे कि क्या होगा आपका रिवीजन जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन आप लोग भाई इस तरह से सोच लो, मैं सोच रहा हूं आपने एनसीईआरटी ठीक ठाक से नहीं पढ़ा, आप लोग सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो। लेकिन नीट के पहले वाले दिन आप लोग कितना वीडियो देखोगे? वीडियो देखने का भी लिमिट होता है आप लोगों को, इसलिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फर्स्ट सीक्वेंस आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने के बाद उनको एनसीईआरटी से मार्क आउट करना होगा, जिसे हम कहेंगे एनसीईआरटी डिकोड। एंड एनसीईआरटी के मार्क करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करके रखना होगा, ताकि नीट से पहले वाले दिन आप लोग उस पर्टिकुलर चीज को देख सको, ठीक है। ये होगा आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करेंगे एंड उनका दिमाग में ऑलरेडी जुमला हो जाएगा ये पर्टिकुलर चीज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेटेजी, आपने इतना सभी कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कहते हो भैया मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? 2 3 4 5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? सिलेक्शन नहीं होने के पीछे और एक इंपॉर्टेंट वजह जो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप लोग क्या करते हो? प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि भैया ने ये कहा है तो ये मैं कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, ठीक है, ये नहीं करता हूं, बाद में कर लूंगा, कभी 2 दिन बाद कर लूंगा, 3 दिन बाद कर लूंगा। ऐसे करने से नहीं चलेगा भाई। आप लोग जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट को लेकर बैठ रहे हो उसको लेकर ही आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने का टाइम लिमिट जो होगा, पढ़ने का जो टाइम लिमिट होना चाहिए, दैट शुड बी अप्रोक्स 10 आवर्स के आसपास, जहां पर 3 आवर्स आपको क्या करना होगा, जहां पर 3 आवर्स आपको अच्छे से एक टेस्ट देना पड़ेगा 2 दिन के एक इंटरवल में, 1 घंटा करके उस पर्टिकुलर टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। इसके बाद 3 आवर्स बायो के लिए देना पड़ेगा, 2 आवर्स फिजिक्स एंड 2 आवर्स केमिस्ट्री। इस तरह का होगा आपका डेली शेड्यूल। अगर आपने शेड्यूल का ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो, ताकि आप लोग समझ सको कैसे मेरे टाइम पे मैं मैनेज करता था टाइम को। अगर आपका गर्लफ्रेंड है, अगर आप लोग फेसबुक करते हो, इंस्टा करते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, पबजी खेलते हो, तो थोड़ा सा साइड कर लो भाई लोग। गर्लफ्रेंड को प्यार से ही समझा दो कि देखो बाबू, देखो सोना, मैं तुमसे इस टाइम पे अच्छे से बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका एक ही रीजन है, अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे डॉक्टर बनना होगा। एंड डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 1 महीना 1.5 महीना सेक्रीफाइस कर लो। जो गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड को समझा दो ये चीज, एंड उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप लोग डॉक्टर नहीं बनते हो, लाइफ में एस्टेब्लिश नहीं होते हो, तो रिलेशन कुछ भी नहीं रहता, खुद का फ्रस्ट्रेशन चला आता है एंड उसके बाद देखना रिलेशन भी ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो गाइस, खुद का रिलेशन को बचाने के लिए लगभग आपको डॉक्टर बनना होगा, ये सोच दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने बता दिया। एंड लास्ट 40 डेज में जो स्ट्रेटेजी है वो भी मैंने बता दिया, जो जो काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद लाऊंगा मैं 30 डेज में कैसे आपको पढ़ाई करना होगा। जो एक वाइटल टाइम है, जिस टाइम पे आप लोग और भी कंफ्यूज रहते हो कि क्या पढूं, ये पढूं और ये पढूं, ठीक है, ये आपको करना होगा, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड विद मोनिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी।